हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनटीए सीईटी फिजिक्स सॉल्यूशन 2023 जो कि 22 मई 2023 को शिफ्ट 1 में कंडक्ट हुआ था। एंड दिस इज पार्ट 4 इन विच वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 31 to 40. Let's start question number 31. Two coherent light beams of intensity I and 4I are superimposed. So they are asking about the maximum and minimum possible intensity कितनी होगी। तो इंटेंसिटी का जो जनरल फॉर्मूला होता है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। वो होता है रूट आई वन का स्क्वायर प्लस अंडर रूट आई टू का स्क्वायर प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू इंटू में कोस फाई। अब जो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वो डिपेंड करेगा कि फेज डिफरेंस कितना है, फाई कितना है। तो कोस फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1। कब? जब फाई की वैल्यू 0 डिग्री हो। और कोस फाई की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 होती है। कब? जब फाई की वैल्यू पाई हो या 180 डिग्री हो। तो इन फेज बोलते हैं इसको, और ये आउट ऑफ फेज होगा। अब आई मैक्स कितना हो जाएगा? तो आई मैक्स के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे 1। तो ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? आप उसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। ये रहेगी मैक्सिमम इंटेंसिटी। और जब आप यहाँ पर -1 लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो तब जो फॉर्मूला बनेगा मिनिमम इंटेंसिटी के लिए हम लिख सकते हैं उसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा वो। तो वो हो जाएगा रूट आई वन माइनस रूट आई टू का स्क्वायर। तो लेट मैं मान लेता हूँ ये हमारी I1 है और ये I2 है। वैसे आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। तो I मैक्स कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4I प्लस अंडर रूट आई का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 का मतलब हो गया 2I प्लस अंडर रूट आई का मतलब I, और इसको रूट यहाँ पे लिखेंगे और इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3 रूट आई का स्क्वायर। एंड इट विल बी 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और रूट आई का स्क्वायर कितना आ जाएगा I। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो आएगी 9I। अब मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं, I मिनिमम। तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रूट आई वन माइनस आई टू, मतलब बीच में प्लस माइनस आ जाएगा। तो 4I माइनस अंडर रूट आई का स्क्वायर। तो ये होगा 2 अंडर रूट आई माइनस अंडर रूट आई का स्क्वायर। तो ये बजाय खाली अंडर रूट आई का स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं आई ओनली। तो जो मिनिमम इंटेंसिटी आएगी वो आएगी आई, और मैक्सिमम इंटेंसिटी 9I होगी। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32। द सेम करंट इज फ्लोइंग इनटू एसी सर्किट। द फर्स्ट सर्किट कंटेन्स अ प्योर इंडक्टर। तो प्योर इंडक्टर कनेक्टेड है, और सेकंड सर्किट में कनेक्टेड है कैपेसिटर। तो ये मान लीजिए कैपेसिटर हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, और एसी सर्किट है तो अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट कर देते हैं। अब पूछा है इफ द फ्रीक्वेंसी एसी इज इंक्रीज तो क्या होगा। करंट के बारे में पूछा है क्या होगा अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो पहले फाइंड कर लेते हैं करंट डिपेंड किस पे करेगा। तो यहाँ पर जो कैपेसिटिव इंडक्टेंस होगा XC, उसका फॉर्मूला होता है 1/2πfc। और यहाँ पर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा उसका फॉर्मूला होता है XL, एंड इट इज इक्वल टू 2πfl। यानी कि XL डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, XC इनवर्सली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा, लेट EMF है E और यहाँ पर भी E है। तो जो करंट फ्लो करेगा, जैसे V इक्वल टू IR होता है, ऐसे यहाँ पर EMF इक्वल टू हो जाएगा करंट इंटू में XL या XI जो भी हम लेंगे। तो हम करंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं EMF अपॉन में XL। सो I इक्वल टू E अपॉन में ये XL आ जाएगा 2πfl। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो करंट होगा L में, इंडक्टर में, वो इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो करंट होगा IC में लिख रहा हूँ वो हो जाएगा EMF अपॉन में XC, और XC आप इस तरह से लिखेंगे 1/2πfc। तो ये चले जाएगा ऊपर, यानी कि जो करंट होगा कैपेसिटर में वो हो जाएगा 2πfc इंटू में EMF। तो यहाँ पर जो करंट है वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर करंट इनवर्सली डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पर। तो पूछा था कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें तो करंट पर क्या इफेक्ट होगा। देखो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर
जो करंट है कैपेसिटर में वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, तो करंट इंक्रीज हो जाएगा कैपेसिटर में। और क्योंकि इंडक्टर में जो करंट है वो इन्वर्सली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने पर करंट कम हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि इंडक्टर में कैपेसिटर में इंक्रीज होगा, इंडक्टर में डिक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट, अब यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट था हमारा इंडक्टर, तो इंडक्टर हमारा फर्स्ट था और कैपेसिटर था हमारा सेकंड। तो फर्स्ट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। डिक्रीज इन द फर्स्ट एंड इंक्रीज इन द सेकंड, तो फर्स्ट में डिक्रीज हो रहा है करंट और सेकंड में इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो बस आपको ये देखना है कि जो करंट है वो किस तरह से फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अगर कोई हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेट उसकी लेंथ है L और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I और ये मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है, तो इस पर कितनी फोर्स लगेगी। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है IL क्रॉस B। जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ तो उस पर फोर्स लगती है IL क्रॉस B या फिर ILB साइन थीटा। तो जो करंट फॉर्मूला होगा यहाँ पर वो रहेगा ऑप्शन सी ILB साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 34, a transformer has efficiency of 80%. It works at 3 kilowatt at 120 volt. If the secondary voltage is 240, तो पूछा है कि सेकेंडरी करंट कितना होगा। पहले आप ये देखो कि पहले वोल्टेज कितनी है 120, बाद में कितनी होगी 240। तो हमारे पास एक स्टेप अप टाइप ट्रांसफॉर्मर है, क्योंकि स्टेप अप में ही वोल्टेज इंक्रीज होती है ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप में क्या होता है, मान लो ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, तो सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं प्राइमरी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर वोल्टेज इनपुट लिख लेते हैं, करंट इनपुट लिख लेते हैं, और यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट और करंट आउटपुट। ठीक है, अब क्योंकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं है, एफिशिएंसी हमें दे रखी है। एफिशिएंसी का मतलब हो गया पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। ठीक है, इनपुट। तो अगर आइडियल होता तो दोनों की पावर इक्वल हो जाती है, आइडियल नहीं है तो हमें एफिशिएंसी हमें गिवन है कि ईटा जो होगी वो होगी आउटपुट अपॉन में इनपुट। हमें निकालना क्या है, व्हाट विल बी सेकेंडरी करंट, यानी कि हमें आई नॉट फाइंड करना है। गिवन क्या क्या वो देख लेते हैं। तो हमें इनपुट पर पावर गिवन है जो कि है 3 किलोवाट, एंड इनपुट की वोल्टेज भी गिवन है हमें, वो 120 वोल्ट है। आउटपुट पर जो वोल्टेज है 240 है और करंट हमें निकालना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो आउटपुट पर पावर होगी वो बराबर होगी ईटा टाइम्स इनपुट की पावर के, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पावर का फॉर्मूला VI होता है, तो V नॉट I नॉट ये आउटपुट है इंटू में ईटा इनपुट पर वोल्टेज IN और करंट IN। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना I नॉट की वैल्यू। तो देखो हम इसको ऐसा नहीं लिख करके सीधा अगर P इनपुट लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि P इनपुट की वैल्यू हमें पता है। तो मैं इसको दोबारा ऐसे लिख देता हूँ, आउटपुट पर पावर इंटू आउटपुट पर करंट बराबर होगा ईटा इंटू में इनपुट पावर, क्योंकि इनपुट पावर है हमें पता है वो हमें 3 किलोवाट दे रखी है, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे इस बार। आई नॉट निकालना है, सो आई नॉट विल बी इक्वल टू ईटा इनपुट पावर अपॉन में आउटपुट वोल्टेज। ईटा कितना है 80%, तो उसको हम लिख सकते हैं 80 अपॉन में 100। इनपुट पावर कितनी है 3 किलोवाट है, तो 3 किलो का मतलब होगा 10 की पावर 3 अपॉन में आउटपुट पर जो पावर है वो 240 वोट हमें गिवन है। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। पहले 8 दिया होता है 24, 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 2, तो ये कितना बचेगा 10 एम्पियर बचेगा खाली। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 10 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 35, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 डेज। तो हमें टी हाफ दे रखा है 10 डेज। वैसे ये जो टी हाफ होता है ये होता है 0.693 अपॉन में डी का कांस्टेंट, डी के कांस्टेंट। हाउ मैनी डेज, यानी कि एक तरह से हमें टाइम निकालना है, इट विल टेक टू डिसइंटीग्रेट 3/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो कितने समय बाद यह जो 3/4 है इतना डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। पहले एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं जो लेफ्ट होंगे मतलब बचेंगे वो इक्वल होते हैं एन नॉट, मतलब इनिशियल कितने थे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एन इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लेमडा इंटू में टी। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितने बचे हैं। तो एन लेफ्ट जो होगा वो इक्वल होगा एन
माइनस कितने डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, तो कितने डिसइंटीग्रेट करवाने हैं, 3/4 डिसइंटीग्रेट हमें करवाना है। तो ये एन नोट, ये भी एन नोट, मतलब इनिशियल हमें जो बचेंगे वो बराबर होगा कि पहले कितने थे माइनस डिसइंटीग्रेशन कितने का हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 4-3 यानी कि 1/4 ऑफ एन नोट। तो एन लेफ्ट हमें पता चल गया ये है एन नोट अपॉन में 4 के इक्वल टू एन इनिशियल, मतलब एन नोट हम बोलते हैं इसको, ए टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू में टाइम टी। एन नोट से एन नोट कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो 1/4 इक्वल टू आ गया ए टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू में टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टू द पावर लैम्डा टी इक्वल टू हो जाएगा 4 के। कैसे बताता हूँ, देखो आप डिनोमिनेटर में इसके ले जाओ तो 1/e⁴ लैम्डा टी हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 इस तरफ माइनस का। जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा e⁴ लैम्डा टी इक्वल टू 4। अब टेकिंग log ऑन बोथ साइड तो हमें मिलेगा लैम्डा टी इक्वल टू ln4, क्योंकि e पर जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी। हमें निकालना टाइम, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 4 अपॉन में लैम्डा, ठीक है, ln4 अपॉन में लैम्डा। हमें पता है कि देखो जो 0.693 होता है log, इसको हम ln2 की वैल्यू होती है ln2 अपॉन लैम्डा। तो अगर हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालें तो वो कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा ln2 अपॉन में t½ तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ t इक्वल टू ln4 अपॉन में लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, ln2 अपॉन में t½ तो t½ चले जाएगा ऊपर और यहाँ पर होगा ln4 अपॉन में ln2। अब t इक्वल टू हाफ जो टाइम है वो हमें गिवन है 10 डेज, तो इसको 10 लिखेंगे। फिर ln4 अपॉन में ln2, तो ln4 की वैल्यू होती है 1.38 और ln2 की वैल्यू होगी 0.693। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 20 20.02 आएगा, तो ये हो जाएगा 20 डेज। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है कि कौन सा न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल है। फ्यूजन में क्या होता है कि जो लाइट न्यूक्लियाई होंगे वो कंबाइन होकर के कन्वर्ट होंगे हैवियर न्यूक्लियाई में। तो इसका एग्जांपल जैसे सन में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो ड्यूटेरियम होता है वो कन्वर्ट होकर के हीलियम में बदल जाता है। तो यहाँ पर लाइट न्यूक्लियाई, देखो ये तो हैवी न्यूक्लियाई सब और ये लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी और ये भी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉर्मेशन ऑफ हीलियम फ्रॉम दी ड्यूटेरियम। यही मैंने आपको बताया था, तो इसी में फ्यूजन हो रहा है। बाकी जो ऊपर दोनों एग्जाम्पल है इन दोनों में हो रहा है फिशन। फिशन में क्या होता है, फिशन में हैवी न्यूक्लियाई लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अ बोट इज मूविंग ड्यू ईस्ट इन रीजन वेयर द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 5 × 10⁻⁵ ड्यू टू द नॉर्थ। द बोट कैरीज अ वर्टिकल एरियल 2 मीटर लॉन्ग। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज 1.5, तो बताने की मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। देखो जब कोई वायर है उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, अभी बताया तो मैंने, लेंथ अगर इसकी है तो उस पर जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा वो लगेगा, लेट वी इसकी वेलोसिटी है, तो जो मैक्सिमम इसमें फोर्स लगेगा वो लगेगा BLV, सॉरी जो ईएमएफ होगा वो रहेगा B इंटू में L इंटू में B। तो यहाँ पर फोर्स की बात नहीं करनी, हमें इंड्यूस ईएमएफ पूछा है, तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा B इंटू में L इंटू में B। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 5 × 10⁻⁵, लेंथ गिवन है 2 मीटर और बोट की जो स्पीड है वो है 1.5, तो 5 × 2 10, 10 × 1.5, तो ये आ जाएगा 0.15 × 10⁻³ या फिर 0.15 मिली वोल्ट भी आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, फिगर हमें दे रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑफ द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर वर्सेस पोजीशन ऑफ 3 सेक्शन। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है I = NEA इंटू में VD। VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लिख सकते हैं करंट अपॉन में NEA इंटू में एरिया। तो एरिया तो किस पर डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर पर, तो NEA इंटू में इसको आप लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाए पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर। तो एक तरह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इनवर्सली किस पर डिपेंड कर रही है, रेडियस के स्क्वायर पर। अब आप देखो यहाँ पर
यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, फिर कम हुई, फिर कम हुई। तो जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही होगी तो इसका मतलब जो रेडियस होगा, जैसे यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर जो रेडियस होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है, और यहाँ पर रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। तो थर्ड रीजन का रेडियस सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड का, और फिर सबसे कम होगा फर्स्ट का। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो स्टेटमेंट ए सही है कि जो थर्ड रीजन है उसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे कम है। अब रेडियस की बात हो गई है। अब देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। तो देखो, एक ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म होती है E इक्वल टू सिग्मा इंटू में J इक्वल टू सिग्मा इंटू में E, इसको उठा देते हैं, J इक्वल टू सिग्मा इंटू में E। यहाँ पर जो J होता है वो होता है करंट डेंसिटी, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया। सिग्मा यहाँ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा I अपॉन में A इंटू में सिग्मा। फिर से A को हम पाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो करंट अपॉन में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इंटू में R इंटू में सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे ही डिपेंड कर रही है जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड कर रही थी, तो रेडियस के स्क्वायर पर इन्वर्सली डिपेंड कर रही है। तो इसमें भी वही पैटर्न होगा कि सबसे ज़्यादा थर्ड में होगी, फिर सेकंड में, और फिर फर्स्ट में। तो स्टेटमेंट ए सही है, और स्टेटमेंट जो बी है, बी स्टेटमेंट भी सही है। अब अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस तो अलग अलग हो गई, लेकिन जो कंडक्टिविटी होगी वो सेम होगी हर एक डायरेक्शन में, क्योंकि आप यहाँ से भी देख सकते हैं करंट कांस्टेंट रहेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिवर्सली आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। जो कंडक्टिविटी होगी इट विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो अब देखो बी तो नहीं दे रखा हमें, तो ए के साथ कौन सा सही होगा, डी, तो वो ऑप्शन सी में करेक्ट है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा 38 का वो रहेगा ऑप्शन सी, ए एंड डी ओनली। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्फेरिकल लेंस डज नॉट एग्जिबिट डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन मतलब होता है एक वाइट लाइट को अलग अलग कलर में तोड़ना। अब डिस्पर्जन नहीं होगा, इसके मतलब ये है कि जो पावर है लेंस की वो रहेगी 0, और जो फोकल लेंथ रहेगी वो रहेगी इन्फिनिटी। पावर 0 और फोकल लेंथ इन्फिनिटी। आपने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/f इक्वल टू ये होता है म्यू माइनस 1 में R1 माइनस 1 में R2, ठीक है। तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी होने का मतलब ये है कि पावर 0 होगी, पावर 0 होगी तो इसका मतलब ये होगा 0 इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस के 1/R2। अब या तो आप म्यू इक्वल टू 1 आएगा, या फिर 1/R1 माइनस 1/R2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 1/R1 माइनस 1/R2 कितना होगा, 0। और इसी से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अगर दोनों इक्वल हुआ तो पावर 0 होगी, और पावर 0 होगी तो कोई भी डिस्पर्जन उसमें नहीं होगा। अब आपको इसमें ये देखो, फर्स्ट में तो R1 R2 दे रखा है, तो ये तो इक्वल नहीं है, यहाँ पर R इन्फिनिटी, यहाँ पर भी R इन्फिनिटी। इक्वल किस में, ऑप्शन सी में, यहाँ पर भी R है और यहाँ पर भी R है। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेस का इक्वल हो जाएगा तो ऐसे में पावर हो जाएगी 0, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, लेंस में कोई भी डिस्पर्जन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 40, इफ द 8th ब्राइट बैंड ऑफ वेवलेंथ λ1 coincides with the 9th ब्राइट बैंड ऑफ द λ2 इन YDS एक्सपेरिमेंट, तो आपसे पूछा है कि पॉसिबल वेवलेंथ क्या होगी टू लाइट की। जो पोजीशन का फॉर्मूला होता है कि कहाँ पर फ्रिंज हमें मिलेगी ब्राइट फ्रिंज, वो होता है n लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। और हमसे पूछा है कि 8 ब्राइट फ्रिंज कंसाइड कर रही है 9th ब्राइट फ्रिंज से। इसका मतलब जो x8 है वो x9 के इक्वल है। जब x8 x9 के इक्वल है तो यहाँ से एक रिलेशन बनेगा n और लैम्डा में, क्योंकि कैपिटल D और स्मॉल d तो सेम रहेगा। होता क्या, मैं बता देता हूँ पहले। ये जो स्लिट के बीच की दूरी होती है वो होता है d, और जो स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस होगा वो होगा कैपिटल D। तो वो तो एक्सपेरिमेंट में दोनों केसेस में सेम ही होगा। तो जब x8 और x9 इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब n8 लैम्डा 8 इक्वल होगा n9 लैम्डा 9 के, ठीक है। आप जनरली इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो पोजीशन होगी नंबर ऑफ फ्रिंजेस की, नंबर ऑफ फ्रिंज n, वो इन्वर्सली वेवलेंथ पर डिपेंड करेगी। अब हमें दिया हुआ ये हो जाएगा n8 8 है और ये 9 है, तो हम λ1 और λ2 देखें कितना होगा। तो मैंने इसको 8 और 9 लिया हुआ है, इसको हम 1 ही लिख लेते हैं। 8 ये λ1 और ये 9 वाली को यहाँ पर 9 आएगा और ये आ जाएगा λ2।
इसको n8 की जगह सीधा 8 ही लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो 8 इंटू लैम्डा 1 होगा वो इक्वल आएगा 9 लैम्डा 2 के। तो ये भी कह सकते हैं लैम्डा 1 इक्वल टू हो जाएगा 9 अपॉन में 8 ऑफ लैम्डा 2। तो जो लैम्डा 1 है वो ग्रेटर, ये लैम्डा 2 है, जो लैम्डा 1 होगा वो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होनी चाहिए लैम्डा 2 से। यहाँ से हमें पता चल रहा है लैम्डा 1 की वैल्यू 9/8 टाइम्स है लैम्डा 2 के, तो लैम्डा 1 मस्ट बी ग्रेटर देन लैम्डा 2। तो अब आप इन तीनों ऑप्शन में देखें, इन तीनों ऑप्शन में लैम्डा 1 लैम्डा 2 से कम दिया हुआ है। यहाँ पर लैम्डा 1 की वैल्यू लैम्डा 2 से कम है, तो हम वो ऑप्शन चूज करेंगे जहाँ पर लैम्डा 1 की वैल्यू लैम्डा 2 से ज़्यादा होगी। तो सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। और अगर आप 450 को अगर आप मान लीजिए रेशियो लेंगे तो रेशियो भी 9/8 के इक्वल ही आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 41 से 50 डिस्कस करेंगे।